दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने बाइपोलर व्यक्ति के जज बनने का रास्ता किया साफ। एक विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ BWSL में टोल का भुगतान न करने पर की गई मारपीट। विकलांगों के लिए धन जुटाने के लिए कल्याण से गोवा तक की गई साइकिल यात्रा। BCCI ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक नई समिति का किया गठन। महामारी में लॉकडाउन की वजह से श्रवण और दृष्टिबाधित वयस्कों के इमोशनल स्टेटस को हुआ नुकसान। घाना ने जीता एम्प्यूटी AFCON 2021। हैदराबाद के एक ASI के मदद के हाथ ने जीता नेटिजन्स का दिल। नेत्रहीन इंटरनेट उपयोगकर्ता लड़ रहे हैं अधिक सुलभ इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज़ हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों हेडलाइंस हो चुकी है और अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन का। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। विकलांगों के लिए धन जुटाने के लिए कल्याण से गोवा तक की गई साइकिल यात्रा। दोस्तों कल्याण के कुछ नागरिकों ने उन लोगों की मदद करने के लिए एक सराहनीय पहल की है जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने अंग खो दिए थे या जन्म से ही अपंग हो गए थे।
बाइक पोर्ट साइकिल ग्रुप नामक एक साइकिल चलाने वालों के समूह ने विकलांगों के लिए धन जुटाने के लिए शनिवार को कल्याण से गोवा तक की साइकिल यात्रा शुरू की। दोस्तों, ये समूह पहले ही 5 लाख रुपए जुटा चुका है और इसे रोटरी क्लब के विकलांगता केंद्र को सौंप दिया गया है। इस राशि का उपयोग कृत्रिम अंगों को प्रत्यारोपित करके विकलांग लोगों के पुनर्वास के काम में किया जाएगा। इस पहल के जरिए 100 से भी अधिक लोगों को कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। 15 साइकिल चालकों ने शनिवार सुबह मुंबई कल्याण के दुर्गाड़ी किले से अपनी यात्रा शुरू की। इस समूह में डॉक्टर्स, वकील, पुलिस अधिकारी, व्यवसायी, भारतीय नौसेना के लोग और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रतिष्ठित नागरिक शामिल है। समूह के एक साइकिल चालक नितिन सूर्यवंशी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से वे सामाजिक कारणों से दूसरे राज्यों में साइकिल चला रहे हैं। एक अन्य साइकिल चालक डॉक्टर रहनुमा एहतेशामुद्दीन ने कहा, अगले 5 दिनों में साइकिल चालक दल समुद्री मार्ग से गोवा की यात्रा करेगा। बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक नई समिति का किया गठन। इस साल अप्रैल में बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीसीआई को शारीरिक रूप से विकलांग, बधिर, नेत्रहीन और व्हीलचेयर प्रतिभागियों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता देने का फैसला किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया के साथ इस पर सहमत थे। दोस्तों, बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक समिति का गठन किया है, जिससे उनके लिए बोर्ड के तत्वावधान में खेलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस साल अप्रैल में बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीसीआई को शारीरिक रूप से विकलांग, बधिर, नेत्रहीन और व्हीलचेयर प्रतिभागियों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता देने का फैसला किया था। अब इस बोर्ड को एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे विकलांग क्रिकेटरों को एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने सोमवार को मीडिया से कहा कि उन्होंने औपचारिक रूप से एक समिति बनाई है जो विकलांगों के लिए क्रिकेट की देखभाल करेगी। अब ये बीसीसीआई की एक उप समिति है, इसीलिए भारतीय विकलांगता टीम अब बीसीसीआई के तत्वावधान में खेलेगी। फ्रेंड्स, इस कदम की भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान मिताली राज और डीसीसीआई ने भी सराहना की है। इस पर डीसीसीआई ने ट्वीट किया है कि हम डीसीसीआई, जय शाह, सौरव गांगुली, अरुण ठाकुर और सभी सम्मानित राज्य और बीसीसीआई की सभी सम्मानित इकाइयों के लिए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट टीम कमेटी की गठन के लिए आभारी है। ये पहली बार है जब बीसीसीआई ने विकलांग क्रिकेटरों को मान्यता दी है और हमें इनमें शामिल किया है। बीसीसीआई के इस कदम की सराहना करते हुए मिताली ने अपने पोस्ट में लिखा है, इस तरह के प्रेरणादायक और ऐतिहासिक फैसले के लिए बीसीसीआई को बधाई। इस कदम से निश्चित रूप से डीसीसीआई और उसके खिलाड़ियों को आगे चलकर एक बड़ा बढ़ावा मिल सकेगा। महामारी में लॉकडाउन की वजह से श्रवण और दृष्टिबाधित वयस्कों के इमोशनल स्टेटस को हुआ नुकसान। दोस्तों, हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि महामारी के दौरान लॉकडाउन ने उन वयस्कों में मानसिक और भावनात्मक मुद्दों को जटिल बना दिया जिन्हें संवेदना की हानि पहले से थी। मिनीसोटा विश्वविद्यालय की पेगी नेल्सन ने अमेरिका की ध्वनिक सोसाइटी की 181वीं बैठक में अपनी प्रस्तुति में प्रभावों को रेखांकित किया। अध्ययन के अंत में पता चला, मिनीसोटा में सख्त लॉकडाउन का असर श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित वयस्कों पर ज्यादा गहरा हुआ है। महामारी शुरू होने के बाद सभी वयस्कों को 3 समूहों में बांटा गया। इससे जुड़ी प्रश्नावली के आधार पर उन्हें स्कोर किया गया। अध्ययन के अंत में पता चला कि दृष्टि और श्रवण हानि वाले लोगों को अनूठी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मास्क की वजह से श्रवण हानि वाले वयस्कों को बातचीत करना विशेष रूप से कठिन लगने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अन्य परिदृश्यों के साथ स्वास्थ्य देखभाल यात्राओं के लिए आभासी विकल्प पसंद करना शुरू किया।
घाना ने जीता एम्प्यूटी एफकॉन 2021। घाना की एम्प्यूटी फुटबॉल टीम द ब्लैक चैलेंज तांजानिया में शनिवार को बेंजामिन मकापा स्टेडियम में आयोजित 2021 एम्प्यूटी अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की चैंपियन बनकर उभरी है। उन्होंने अफ्रीका के चैंपियन बनने के लिए लाइबेरिया को 3-2 से हराने के लिए अंतिम गेम में उत्साही प्रदर्शन किया है। ब्लैक चैलेंज ने अभियान की शुरुआत एक विजन शो के साथ की थी, जिसमें उन्होंने मिस्र को 3-0 से हराया। इसके बाद एक भीषण क्वार्टर फाइनल मैच में नाइजीरिया को 4-0 से हराया। इसने उन्हें एक रोमांचक सेमीफाइनल गेम में अंगोला के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसमें वे विजयी हुए। लाइबेरिया ने फाइनल में कड़े विरोध की पेशकश की, लेकिन घाना के लोगों ने खुद काफी अच्छा प्रदर्शन किया। महाद्वीपीय स्वामी बनने के लिए 3-2 से जीत हासिल की। इस बीच घाना के पूर्व राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा ने विकलांग फुटबॉल के लिए 2021 अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीतने के लिए ब्लैक चैलेंज को बधाई दी है। इन्होंने जीत के बाद अपने फेसबुक पेज के क्षणों को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा है, घाना एम्प्यूटी राष्ट्रीय टीम को 2021 एम्प्यूटी अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीतने के लिए बधाई। पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार उन्हें लाइबेरिया के खिलाफ फाइनल देखने के लिए समय निकालने के लिए दिन में पहले सूचना मिल गई थी, लेकिन गैम्बिया में उनकी गतिविधियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं लाइबेरिया के खिलाफ आपकी 3-2 की जीत के बारे में सुनकर खुश हूँ। ट्रॉफी जीतने के लिए टीम सभी तालियों की पात्र है। फ्रेंड्स, गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने टीएसआरटीसी बस में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों का दिल जीत लिया। तोली चौकी के पास हुई इस घटना का वीडियो तेलंगाना पुलिस ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर तुरंत हिट हो गया। वीडियो में गंभीर रूप से विकलांग अंगों वाला एक व्यक्ति बस पकड़ने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे देखकर एएसआई ने एक आरटीसी बस और उसके आसपास के मोटर चालकों को रोका ताकि आदमी को बस के पास जाने दिया जा सके। इसके बाद बस के पास एएसआई ने उस व्यक्ति को बस में चढ़ने की मदद भी की। नेत्रहीन इंटरनेट उपयोगकर्ता लड़ रहे हैं अधिक सुलभ इंटरनेट एक्सेस के लिए। फ्रेंड्स, स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीक जो छवियों को ऑडियो में परिवर्तित करती है, एक लंबा सफर तय कर चुकी है, लेकिन ऐप्स और वेबसाइट्स अभी भी समावेशिता से बहुत दूर है। मिस्टर अजय मिनोचा काम शुरू करने के बाद हर साल अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। इस साल हालांकि 29 वर्षीय अजय मिनोचा बिना सहायता के ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में नया आयकर रिटर्न पोर्टल उनके लिए दुर्गम है। वो कहते हैं, मैं अपनी ओर से किसी को ऐसा करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन लोगों के लिए करों का भुगतान करना या केवल ओटीटी शो देखना इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए। सभी चीजें जिनके बारे में ज्यादातर लोग 2 बार नहीं सोचते हैं, जैसे कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, शेयर बाजार में निवेश करना, डेटिंग ऐप्स का उपयोग करना या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करना, ये सभी काम नेत्रहीनों के लिए 2 गुना कठिन हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश प्रमुख ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स अभी भी एक्सेसिबिलिटी को एक विचार या किसी कंपलसरी एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। वकील राहुल बजाज, अमर जैन और तुराब चिमथानावाला, जो सभी नेत्रहीन हैं, इस बारे में कुछ करने का फैसला करते हैं। उन्होंने 38 अप्राप्य ऐप्स की सूची को क्राउडसोर्स किया है। योजना व्यक्तिगत रूप से उन तक पहुंचने, उन्हें विशिष्ट इनपुट देने की है, और यदि वो काम नहीं करता है तो वो कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं रुकेंगे। फ्रेंड्स, आखिरकार विकलांग लोगों के अधिकार अधिनियम आरपीडी के लिए सभी सेवा बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक नई समिति का किया गठन। इस साल अप्रैल में बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीसीआई को शारीरिक रूप से विकलांग, बधिर, नेत्रहीन और व्हीलचेयर प्रतिभागियों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता देने का फैसला किया था।
बीसीसीआई अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया के साथ इस पर सहमत थे। दोस्तों, बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक समिति का गठन किया है, जिससे उनके लिए बोर्ड के तत्वावधान में खेलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस साल अप्रैल में बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (DCCI) को शारीरिक रूप से विकलांग, बधिर, नेत्रहीन और व्हील चेयर प्रतिभागियों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता देने का फैसला किया था। अब इस बोर्ड को एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे विकलांग क्रिकेटरों को एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने सोमवार को मीडिया से कहा कि उन्होंने औपचारिक रूप से एक समिति बनाई है जो विकलांगों के लिए क्रिकेट की देखभाल करेगी। अब ये बीसीसीआई की एक उप समिति है, इसीलिए भारतीय विकलांगता टीम अब बीसीसीआई के तत्वावधान में खेलेगी। फ्रेंड्स, इस कदम की भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान मिताली राज और डीसीसीआई ने भी सराहना की है। इस पर डीसीसीआई ने ट्वीट किया है कि हम डीसीसीआई, जय शाह, सौरव गांगुली, अरुण ठाकुर और सभी सम्मानित राज्य और बीसीसीआई की सभी सम्मानित इकाइयों के लिए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट टीम कमेटी की गठन के लिए आभारी है। ये पहली बार है जब बीसीसीआई ने विकलांग क्रिकेटरों को मान्यता दी है और हमें इनमें शामिल किया है। बीसीसीआई के इस कदम की सराहना करते हुए मिताली ने अपने पोस्ट में लिखा है, इस तरह के प्रेरणादायक और ऐतिहासिक फैसले के लिए बीसीसीआई को बधाई। इस कदम से निश्चित रूप से डीसीसीआई और उसके खिलाड़ियों को आगे चलकर एक बड़ा बढ़ावा मिल सकेगा। महामारी में लॉकडाउन की वजह से श्रवण और दृष्टिबाधित वयस्कों के इमोशनल स्टेटस को हुआ नुकसान। दोस्तों, हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि महामारी के दौरान लॉकडाउन ने उन वयस्कों में मानसिक और भावनात्मक मुद्दों को जटिल बना दिया जिन्हें संवेदना की हानि पहले से थी। मिनीसोटा विश्वविद्यालय की पेगी नेल्सन ने अमेरिका की ध्वनिक सोसाइटी की 181वीं बैठक में अपनी प्रस्तुति में प्रभावों को रेखांकित किया। अध्ययन के अंत में पता चला, मिनीसोटा में सख्त लॉकडाउन का असर श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित वयस्कों पर ज्यादा गहरा हुआ है। महामारी शुरू होने के बाद सभी वयस्कों को 3 समूहों में बांटा गया। इससे जुड़ी प्रश्नावली के आधार पर उन्हें स्कोर किया गया। अध्ययन के अंत में पता चला कि दृष्टि और श्रवण हानि वाले लोगों को अनूठी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मास्क की वजह से श्रवण हानि वाले वयस्कों को बातचीत करना विशेष रूप से कठिन लगने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अन्य परिदृश्यों के साथ स्वास्थ्य देखभाल यात्राओं के लिए आभासी विकल्प पसंद करना शुरू किया। घाना ने जीता एम्प्यूटी एफकॉन 2021। घाना की एम्प्यूटी फुटबॉल टीम द ब्लैक चैलेंज तांजानिया में शनिवार को बेंजामिन मकापा स्टेडियम में आयोजित 2021 एम्प्यूटी अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की चैंपियन बनकर उभरी है। उन्होंने अफ्रीका के चैंपियन बनने के लिए लाइबेरिया को 3-2 से हराने के लिए अंतिम गेम में उत्साही प्रदर्शन किया है। ब्लैक चैलेंज ने अभियान की शुरुआत एक विजन शो के साथ की थी, जिसमें उन्होंने मिस्र को 3-0 से हराया। इसके बाद एक भीषण क्वार्टर फाइनल मैच में नाइजीरिया को 4-0 से हराया। इसने उन्हें एक रोमांचक सेमीफाइनल गेम में अंगोला के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसमें वे विजयी हुए। लाइबेरिया ने फाइनल में कड़े विरोध की पेशकश की, लेकिन घाना के लोगों ने खुद काफी अच्छा प्रदर्शन किया। महाद्वीपीय स्वामी बनने के लिए 3-2 से जीत हासिल की। इस बीच घाना के पूर्व राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा ने विकलांग फुटबॉल के लिए 2021 अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीतने के लिए ब्लैक चैलेंज को बधाई दी है। इन्होंने जीत के बाद अपने फेसबुक पेज के क्षणों को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा है, घाना एम्प्यूटी राष्ट्रीय टीम को 2021 एम्प्यूटी अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीतने के लिए बधाई। पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार उन्हें लाइबेरिया के खिलाफ फाइनल देखने के लिए समय निकालने के लिए दिन में पहले सूचना मिल गई थी, लेकिन गैम्बिया में उनकी गतिविधियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
उन्होंने कहा, मैं लाइबेरिया के खिलाफ आपकी 3-2 की जीत के बारे में सुनकर खुश हूँ। ट्रॉफी जीतने के लिए टीम सभी तालियों की पात्र है। हैदराबाद के एक एएसआई की मदद के हाथ ने जीता नेटिजन्स का दिल। फ्रेंड्स, गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने टीएसआरटीसी बस में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों का दिल जीत लिया। टोली चौकी के पास हुई इस घटना का वीडियो तेलंगाना पुलिस ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर तुरंत हिट हो गया। वीडियो में गंभीर रूप से विकलांग अंगों वाला एक व्यक्ति बस पकड़ने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे देखकर एएसआई ने एक आरटीसी बस और उसके आसपास के मोटर चालकों को रोका ताकि आदमी को बस के पास जाने दिया जा सके। इसके बाद बस के पास एएसआई ने उस व्यक्ति को बस में चढ़ने की मदद भी की। नेत्रहीन इंटरनेट उपयोगकर्ता लड़ रहे हैं अधिक सुलभ इंटरनेट एक्सेस के लिए। फ्रेंड्स, स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीक जो छवियों को ऑडियो में परिवर्तित करती है, एक लंबा सफर तय कर चुकी है, लेकिन ऐप्स और वेबसाइट्स अभी भी समावेशिता से बहुत दूर है। मिस्टर अजय मिनोचा काम शुरू करने के बाद हर साल अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। इस साल हालांकि 29 वर्षीय अजय मिनोचा बिना सहायता के ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में नया आयकर रिटर्न पोर्टल उनके लिए दुर्गम है। वो कहते हैं, मैं अपनी ओर से किसी को ऐसा करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन लोगों के लिए करों का भुगतान करना या केवल ओटीटी शो देखना इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए? सभी चीजें जिनके बारे में ज्यादातर लोग 2 बार नहीं सोचते हैं, जैसे कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना, शेयर बाजार में निवेश करना, डेटिंग एप्स का उपयोग करना या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करना, ये सभी काम नेत्रहीनों के लिए 2 गुना कठिन हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश प्रमुख ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स अभी भी एक्सेसिबिलिटी को एक विचार या किसी कंपलसरी एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। वकील राहुल बजाज, अमर जैन और तुराब चिमथानावाला, जो सभी नेत्रहीन हैं, इस बारे में कुछ करने का फैसला करते हैं। उन्होंने 38 अप्राप्य ऐप्स की सूची को क्राउडसोर्स किया है। योजना व्यक्तिगत रूप से उन तक पहुंचने, उन्हें विशिष्ट इनपुट देने की है, और यदि वो काम नहीं करता है तो वो कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं रुकेंगे। फ्रेंड्स, आखिरकार विकलांग लोगों के अधिकार अधिनियम आरपीडी के लिए सभी सेवा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा।
दोस्तों आइए आज हम सुनेंगे कहानी एक बहुत ही शर्मीले बच्चे जेम्स और उसको मिली एक प्यारी डॉगी कैंडी की। आनुवांशिक स्थितियों के कारण जेम्स को जन्म से ही बहरेपन का सामना करना पड़ा। 11 महीने की उम्र में उसके दोनों कानों पर प्रत्यारोपण किया गया। उनसे उसे कुछ राहत तो मिली, लेकिन बैकग्राउंड में शोर होने पर जेम्स को अब भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। इसीलिए छोटे जेम्स के लिए जीवन आसान नहीं था। वो बातें नहीं सुन सकता था। टीवी पर एक मजाक, खेल के मैदान में एक कॉल, खाने की मेज पर चैट, ये सब वो मिस कर रहा था। इससे वो बहुत असुरक्षित और चिंतित महसूस करने लगा। उसके माता पिता बताते हैं कि हमने मदद की, लेकिन पूरे दिन हर पल उसके आसपास नहीं रह सके। ना ही हम पूरी रात हर रात उसके साथ रह सकते थे। आप देखिए, उसके सोने का समय बेहद मुश्किल था। रात में जेम्स को अपने कान के प्रत्यारोपण को उतार कर, जो कि उसके कानों के चारों ओर फिट बैठता था, उसे हटाकर सोना पड़ता था, ताकि अगर वो नींद में मुड़ता या पलटता है तो उन्हें नुकसान न पहुंचे। वो ऐसा करने से नफरत करता है, क्योंकि प्रत्यारोपण हटाने के बाद वो कुछ भी नहीं सुन सकता है। ये उसे बहुत असुरक्षित और भी अधिक चिंतित महसूस करवाता है। और रात में अंधेरा होने के साथ साथ शांति का माहौल होता है। सोने से पहले भी जेम्स को चिंतित और डरा हुआ देखा जा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उस भयानक अंधेरी खामोश जगह पर जा रहा है, जहां उसके आसपास हो रही आवाजें वो नहीं सुन पाएगा। जेम्स के माता पिता बताते हैं कि लगभग अनिवार्य रूप से वो हर रोज हमें बुलाता था या नीचे आकर हमें ढूंढता रहता। हम उसे शांत करते हुए उसे सहलाते, फिर भी लगभग रोज ही एक झटके के साथ उसकी नींद टूट जाती। ये जेम्स के लिए अच्छा नहीं था। जब मैं अगली सुबह उसे जगाने की कोशिश करता तो वो संघर्ष करता। हम सभी नींद की कमी से जूझ रहे थे। जीवन एक संघर्ष बन चुका था। जब हमें हियरिंग डॉग्स के बारे में पता चला तो हमने सोचा कि ये मदद कर सकता है। एक सबसे अच्छा दोस्त उसके लिए हर दिन और हर रात अलार्म घड़ी और स्मोक अलार्म जैसी महत्वपूर्ण आवाजों को सुनते हुए उसकी चिंता को दूर कर सकता है। और यही सोचकर पिछले साल क्रिसमस से ठीक पहले प्यारी सी कोमल सी कैंडी हमारे जीवन में आई। कैंडी खुशमिजाज, फुर्तीली और अत्यंत समझदार थी। वो तुरंत ही घर के लोगों के साथ घुल मिल गई। वो रैपिंग पेपर के साथ खेलती थी और शुक्र है क्रिसमस ट्री के आसपास उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। उस क्रिसमस के बाद जेम्स ने बदलना शुरू कर दिया। इसके पहले पहले संकेत हमें रात में मिलने शुरू हुए। अब उसकी नींद टूटती नहीं है। सोने से पहले कोई और झल्लाहट नहीं होती है। जेम्स जानता है कि कैंडी वहां उसके साथ है। अब हम सभी बेहतर नींद लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सभी के लिए जीवन बेहतर हो गया है। जेम्स अब असुरक्षा और चिंता से भी मुक्त हो रहा है। जब से कैंडी आई है तो उसने उसके संकेतों को सीखने के लिए कुछ प्रशिक्षण किया है। जैसे कि कोई आवाज होने पर कैंडी उसे प्रतिक्रिया देती है। जेम्स वास्तव में उसके साथ अभ्यास करना पसंद करता है। विशेष रूप से अलार्म घड़ी के साथ अभ्यास करना उसे खासा पसंद है। और तब से वो एक होशियार डॉग हैंडलर बन गया है। उसका आत्मविश्वास प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब वो हियरिंग डॉग्स के कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉल करना पसंद करता है। उन्हें बताता है कि उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। वो लोगों को ये भी दिखाना पसंद करता है कि उसने कैंडी को क्या क्या सिखाया है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल की कक्षा के साथ एक ऑनलाइन कैचअप के दौरान जेम्स ने स्वेच्छा से कैंडी की कुछ अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि कैंडी के आने से पहले क्या ऐसा हो सकता था? आज जेम्स जानता है कि कैंडी उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद है। वो उसे सोने और खेलने में मदद करती है। जब वो लो महसूस करता है तो उसे पता होता है कि कैंडी अब भी उसके साथ है। कैंडी उसे बढ़ने में मदद कर रही है। यदि जेम्स से पूछा जाए तो जेम्स आपको प्यार के आंसुओं के माध्यम से बताएगा
कैंडी मुझे हर्षित और खुश महसूस कराती है। इस साल क्रिसमस पर जेम्स कैंडी को उसके पसंदीदा उपहार देगा और लेबल पर आई लव यू लिखेगा। इस क्रिसमस के बाद जेम्स कैंडी को विदा कर देगा। फ्रेंड्स, कैंडी जैसे हियरिंग डॉग्स सही प्रशिक्षण से एक जिंदगी में कई बच्चों की मदद कर सकते हैं और उम्र भर उनके लिए अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। एक व्यक्ति की मन और आत्मा पर अविश्वसनीय विजय। दोस्तों, 46 वर्षीय शाहनवाज टीए कंबलूर स्थित अपने घर में पिछले 11 वर्षों से बिना एक उंगली हिलाए भी अपने बिस्तर में अक्षम पड़े हुए हैं। लेकिन ये दुर्बल करने वाली भीषण विकलांगता भी करोड़ों रुपए के लकड़ी के कारोबार को शुरू करने के उनके रास्ते में आड़े नहीं आ सकी। शाहनवाज टीए, जो 11 साल से अधिक समय से गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त है, लाइव फीड का पालन करके और वॉइस कमांड का उपयोग करके अपने बिस्तर से ही अपना व्यवसाय चलाते हैं। 6 मई 2010 को कर्नाटक के करकला से घर के रास्ते में एक सड़क दुर्घटना के बाद शाहनवाज को गर्दन के नीचे पूरी तरह से लकवा मार गया था। तभी से उन्हें अपने दांत ब्रश करने से लेकर बाकी सभी दैनिक कार्यों के लिए मदद की जरूरत होती है। फिर भी उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की एक अनोखी कहानी लिखी है। एक्सीडेंट से पूर्व बिजली की दुकान चलाने वाले शाहनवाज के लिए जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। उनकी पत्नी रहमत ने 1 महीने पहले ही अपनी दूसरी बेटी निदा फातिमा को जन्म दिया था और बड़ी बेटी फिदा फातिमा 6 साल की थी। शाहनवाज ने हाल ही में अपने दिवंगत ससुर द्वारा चलाए जा रहे लकड़ी के व्यवसाय को संभाला था और कर्नाटक से एक कार से लौट रहे थे। उनके साथ 2 ट्रक लकड़ी से लदे हुए थे। रात भर गाड़ी चलाने के बाद उन्हें नींद आ गई और एक बुरे समय में उनका वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। गाड़ी पलट गई और उन्हें बाहर फेंक दिया गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। अपने अनुभव के बारे में शाहनवाज बताते हैं, मुझे अब भी एम्बुलेंस के सायरन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, जो मुझे अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में भर्ती होने और गर्दन में स्टील की छड़ लगाने के बाद लगभग 1 साल बाद मेरी जान बच गई, लेकिन मैं अब भी अपने हाथ से मच्छर तक को नहीं भगा सकता था। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक सबक सीखा है, शरीर की अक्षमता कुछ भी नहीं है अगर किसी के पास दृढ़ मन है। शाहनवाज ने आगे कहा कि मोड़ तब आया जब उन्हें मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 4.5 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में स्थानांतरित कर दिया गया। जब मैंने अन्य रोगियों को देखा, कुछ कोमा में और कुछ अन्य फीडिंग ट्यूब पर थे, मुझे लगा कि मुझे कोई बड़ी विकलांगता नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम बात कर सकता था और मेरी याददाश्त बरकरार थी। मेरे परिवार और शुभ चिंतकों का पूरा समर्थन मेरे पास था। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे विकलांगता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए और मुझे किसी के सामने झुके बिना सम्मानजनक जीवन जीना चाहिए। ये वेल्लोर के अस्पताल के बिस्तर से था कि मैंने अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के बाद अपने फोन के माध्यम से पहली लकड़ी की बिक्री की और तभी से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में जब मैं 1 साल बाद घर लौटा तो हमने अपने घर से जुड़े एक छोटे से शेड से लकड़ी का व्यवसाय शुरू किया और फोन पर मुख्य रूप से मौखिक प्रचार के माध्यम से ऑर्डर्स लेने लगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यवसाय के विस्तार के साथ शाहनवाज ने अपने कमरे में अपनी 2 दुकानों, कार्यालयों और कार्यशालाओं पर नजर रखने के लिए 8 सीसीटीवी कैमरास को दीवार पर इंस्टॉल करवाया, जिनका मॉनिटरिंग वो 42 इंची स्क्रीन पर लाइव फीड के साथ अपनी बेडरूम से करते हैं। उन्होंने अपने बेडरूम को एक नियंत्रण केंद्र माने एक कंट्रोल रूम में बदल लिया है। उनके सिर के दोनों ओर 2 आईफोन्स रखे हुए होते हैं। उनके कान में एक एयरपॉड लगा हुआ है और वो अपने मोटर चालित बिस्तर से अपने प्रबंधक
और कर्मचारियों को आदेश लेने और निर्देश जारी करने के लिए सीरी वॉइस कमांड का उपयोग करते हैं। उनकी पत्नी और बेटियां चेक पर हस्ताक्षर करने सहित वित्तीय लेन देन के व्यवसाय में उनकी मदद करती हैं। वे बताते हैं कि मेरे कानों से बात गुजरे बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं कर्मचारियों, कारखाने के काम और स्टॉक की निगरानी भी कर सकता हूँ। मेरे पास अपनी अक्षमताओं के बारे में सोचने का समय नहीं है, जो मेरे जीवन की एक वास्तविकता बन गई है। और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका ये है कि मैं इसे अपने जीवन को निर्देशित किए बिना ही आगे बढ़ जाऊं। फ्रेंड्स, इन वर्षों में उनका व्यवसाय एनपीएम टिम्बर्स बढ़ा है और अब कासरगोड कन्नूर से ऑर्डर्स पूरा करता है, जबकि लकड़ी की आयात तूतीकोरिन, पनाम्बूर और कोच्चि बंदरगाहों के माध्यम से होती है। उनके पास बढ़ई समेत करीब 25 कर्मचारी काम करते हैं। वो आयातित लकड़ी और घरेलू लकड़ी भी बेचते हैं, जो ज्यादातर घरों के निर्माण के लिए तख्तों और बीम के रूप में उपयोग होती है। सितंबर में उन्होंने रहमट के गृहनगर परप्पा में एक नई लकड़ी की दुकान खोली है। शहनवाज कहते हैं कि इस तरह के आघात के प्रभाव से गुजरने के बाद सरकार और समाज को विकलांगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, वो है उन्हें समाज में एकीकृत करने में मदद करना। शारीरिक विकलांगता एक मानसिक टोल के साथ आती है। विकलांग व्यक्ति को इस बात की चिंता होगी कि वो अपने जीवन का क्या करे और परिवार की देखभाल कैसे करे। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मासिक पेंशन या चैरिटी हैंडआउट के बजाय उन्हें सामाजिक जीवन में वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार के स्वरोजगार के माध्यम से अपने दम पर जीविका कमाने में मदद मिलनी चाहिए। शाहनवाज ने आगे कहा, अगर मैं दान पर रहा होता तो मैं अपना खुद का जीवन ही नहीं जी पाता और अपनी व्यक्तिगत पसंद को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता खो देता। उदाहरण के लिए अस्पताल की अपनी यात्राओं और बाहर के दुर्लभ दौरों के लिए मैंने अब एक कारवा खरीद लिया है, जो अन्यथा संभव नहीं होता। फ्रेंड्स, शाहनवाज के प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। बेड पर पड़े पड़े रोने की बजाय उन्होंने सिर्फ अपना काम करते रहने का निश्चय किया और किसी भी आम आदमी की तरह ही शाहनवाज के संघर्ष को सफलता प्राप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाइपोलर व्यक्ति के जज बनने का रास्ता किया साफ। 11 साल पहले 25 वर्षीय भव्या नैन को बाइपोलर विकार का पता चला था। ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो भावनात्मक उतार चढ़ाव सहित एक्सट्रीम मूड चेंजेस या एक्सट्रीम मिजाज का कारण बनती है और WHO के अनुसार दुनिया भर में विकलांगता का 6ठा प्रमुख कारण है। भव्या नैन को दवाइयां दी गई, एक मनोचिकित्सक द्वारा परामर्श भी दिया गया। दोनों ने उन्हें अपनी विकलांगता का प्रबंधन करने में मदद की और नैन एक कानूनी स्नातक बन गए और जज बनने की तैयारी करने लगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यात्रा के कम से कम इस चरण को समाप्त करने की घोषणा की है। नैन को उचित वरिष्ठता के साथ दिल्ली में न्यायिक अधिकारी के रूप में तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नैन को राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में से एक में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने और न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई बाधा नहीं है। जिस पीठ में न्यायमूर्ति MM सुंदरेश शामिल थे, उन्होंने नैन की नियुक्ति के लिए डेक को साफ करते हुए 17 नवंबर को गठित एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा किया। 2016 के अधिनियम में मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में शामिल किया गया था, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाना था। मई 2020 में एक उच्च न्यायालय के फैसले में नैन की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। संसद ने अन्य बातों के साथ साथ मानसिक रोग से पीड़ित दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन और सम्मान के साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल सके। कोर्ट ने कहा कि केवल इस वजह से कि उन्हें जीवन भर दवा और उपचार की आवश्यकता हो सकती है या समय समय पर असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें समाज में अपना योगदान देने से और सम्मान का जीवन जीने से
कोई रोक नहीं सकता। एक विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ BWSL में टोल का भुगतान न करने पर की गई मारपीट। फ्रेंड्स, ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुई है, जब शिकायतकर्ता 42 वर्षीय रामदास खोत अपनी कार में बांद्रा से वर्ली जा रहे थे और टोल बूथ संचालकों ने उन्हें BWSL में रोक दिया। दोस्तों, बांद्रा पुलिस ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को बांद्रा वर्ली सी लिंक BWSL में 2 टोल बूथ संचालकों के खिलाफ एक विकलांग व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि उसने एक सरकारी आदेश का हवाला देते हुए टोल का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। बांद्रा पुलिस ने कहा है कि वो कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले आरोपों की जांच करेगी। IPC की उपयुक्त धाराओं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुई है, जब शिकायतकर्ता 42 वर्षीय रामदास खोत अपनी कार में बांद्रा से वर्ली की ओर जा रहे थे और टोल बूथ संचालकों ने उन्हें BWSL में ही रोक दिया। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी न्यूज का ऑथेंटिक सोर्स जरूर दें ताकि हम उसे शो में शामिल कर सकें। चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं आज। मान लीजिए एक शख्स है, 11 साल पहले उन्होंने लॉ कंप्लीट की, फिर जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना देखा, एग्जाम को क्रैक किया, सब कुछ किया, लेकिन जब अपॉइंटमेंट की बारी आई तो उन्हें बता दिया गया कि आप जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए फिट नहीं हैं क्योंकि आप डिसेबल्ड हैं। तो ये कितना बड़ा धक्का होगा। अमूमन ऐसी खबरें हम सुनते हैं। आपको एग्जाम देने दिया जाता है, आप तैयारी करते हैं, आप क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा ही हुआ आज से 11 साल पहले भव्य नैन के साथ। जब उनकी अपॉइंटमेंट की बारी आई तो उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया। कहा गया कि आपको तो बाइपोलर है। कहा गया आप तो बाइपोलर हैं। बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कॉज करती है एक्सट्रीम मूड स्विंग, जिसमें आपके जो इमोशंस है वो लो हाई होते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि यह छठा सबसे बड़ा रीजन है डिसेबिलिटी का। तो भव्या ने अपनी लड़ाई को कंटिन्यू किया। मेडिकल बोर्ड बने, वो हर जगह पेश होते थे और अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 14 दिसंबर को
एक बड़ा जजमेंट आया जिसमें कहा गया मेडिकल बोर्ड द्वारा कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिस पर हम ये कह सकें कि ये एज ए जुडिशियल ऑफिसर अपनी ड्यूटी को सर्व नहीं कर पाएंगे। जुडिशरी यूं तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड के केस में भी आपने पहले देखा होगा कि कई बार उनको जज बनने में रुकावटें आई हैं। जब कोर्ट कह देते हैं कि 50% आईसाइट चाहिए, इतने परसेंटेज वाला ब्लाइंड ही बन सकता है जज, फिर बाद में उसी जुडिशरी में कोई जस्टिस उसको खारिज कर देता है और सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे ही रास्ते खुले हैं बाइपोलर व्यक्तियों के लिए जिन्हें ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है। तो हमें लॉ में अपनी आस्था बनाई रखनी चाहिए और जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है हम सबको चाहिए कि हम कोर्ट में फाइट करें, मैटर को लेके जाएं, उसे दबाएं ना। ऐसी प्रोग्रेसिव जजमेंट जब आएंगी तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे अधिकारों का हनन कर सके। दोस्तों, दो बातें पक्का है, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें जो भी मिला है वो मिला है जहाँ तो स्ट्रगल करके, स्ट्राइक करके, या फिर जुडिशरी से। और जब भी हम केस लड़ते हैं तो एक केस से कईयों का भला हो जाता है। अगर आपके क्षमता है लड़ने की, आपके पास सोर्स है, रिसोर्स है, तो किसी को अलाउ मत कीजिए कि अपने आपके राइट्स को वो ना माने, आपके राइट्स का हनन हो। जैसे इस केस में, बाइपोलर डिसेबिलिटी केस में, अब जितने भी बाइपोलर व्यक्ति हैं उनके लिए रास्ता खुल गया इस जजमेंट से। कोई उन्हें मना नहीं कर सकता, अपॉइंट करने से मना नहीं कर सकता। अब जैसे हमने और भी आपको जजमेंट बताई है, जो भी आती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति ग्रस्त होते हैं या परेशान होते हैं उन सब के लिए आती है और एक रास्ता खुल जाता है उनके लिए। तो न्याय, तो चलिए, उम्मीद है जुडिशरी से कि और ऐसी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आएंगी जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। उम्मीद है कि और ऐसी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आएंगी, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। मैं अगले सप्ताह किसी और स्टोरी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने बाइपोलर व्यक्ति के जज बनने का रास्ता किया साफ। एक विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ BWSL में टोल का भुगतान न करने पर की गई मारपीट। विकलांगों के लिए धन जुटाने के लिए कल्याण से गोवा तक की गई साइकिल यात्रा। BCCI ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक नई समिति का किया गठन। महामारी में लॉकडाउन की वजह से श्रवण और दृष्टिबाधित वयस्कों के इमोशनल स्टेटस को हुआ नुकसान। घाना ने जीता एम्प्यूटी AFCON 2021। हैदराबाद के एक ASI के मदद के हाथ ने जीता नेटिजन्स का दिल। नेत्रहीन इंटरनेट उपयोगकर्ता लड़ रहे हैं अधिक सुलभ इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।